नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का 5वां पार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो पंचवर्षीय योजना 1991 तक थी उसकी विशेषता पढ़ी थी और आज हम पंचवर्षीय योजना का सफलता क्या है और उसकी विफलता क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सही बेटा, भारत के अंदर जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 1991 में उसे रिफॉर्म कर दिया गया था, मतलब बदल दिया गया था और उस नीति का नाम रखा था आर्थिक सुधार। परंतु क्या 1991 से पहले यानी कि आज़ादी के बाद और 1991 से पहले कोई देश में सुधार नहीं हुआ था। उन पंचवर्षीय योजना का कुछ तो विकास हुआ। हम ये नहीं करें कि हम पूरे डेवलप कर लिया, हमने विकसित देश हो गए, नहीं, हमने कुछ तो सुधार करा था और उसी चीज़ को हम उसकी सफलता के रूप में जानते हैं। कुछ विफलता भी है, वो दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 जो आपकी सफलता थी वो थी राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बिल्कुल सही, पंचवर्षीय योजना से पहले मतलब स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जो आर्थिक विकास था वो बहुत बहुत धीमा था। वो 0.5% था, जो कि पहले ही पंचवर्षीय योजना में जो हमने टारगेट रखा था उसके हिसाब से वो ज़्यादा थी। मतलब टारगेट 2.1% का रखा था और अचीव हमने करी 4.6%। ये विकास दर हो गई थी और ये धीरे धीरे बढ़ती रही। ये आपकी सबसे ज़्यादा 10वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी 7.6। ये देखो कितना हाई फाई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना की एक सफलता की एक निशानी थी, जिसके कारण हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें किताबी ज्ञान क्या कह रहा है। इसमें कहता है नियोजन के अपनाने के बाद राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हुई थी। ये तो बिल्कुल सही, वृद्धि हुई थी। नियोजन से पहले ये आपकी 0.5% की दर से वृद्धि हो रही थी, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में 4.6 थी और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7.6% की वृद्धि हुई थी। मतलब हमारी पॉइंट जो है वो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बिल्कुल सही, पंचवर्षीय योजना इस्तेमाल करने के बाद हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि दूसरे देश की तुलना में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, परंतु अगर हम अपने आप को आज़ादी के समय देखा जाए तो आज़ादी के समय यानी स्वतंत्रता के समय प्रति व्यक्ति आय उसमें से वृद्धि 0.5% हो रही थी। भाई, आज़ादी के समय हमारे भारत में निवासियों की हालत कैसी थी? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। तो प्रति व्यक्ति आय उस समय बहुत कम थी और उसमें मैंने बताया 0.5% के लगभग थी। अंदाजन 230 रुपये प्रति वर्ष एक व्यक्ति की आय थी। पर जैसे जैसे पंचवर्षीय योजना चालू होती चली गई, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता चला गया। अब प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकालते हैं? बेटा ऐसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है हमारे देश की GDP बटे में नंबर ऑफ पर्सन, मतलब उसकी जनसंख्या। उसको डिवाइड कर दो, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। बट हम उसको विकास कैसे कर रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ रही है? जिस रेट से हमारी GDP बढ़ रही है उसके हिसाब से अन्य कोई देश होता तो आज हम विकसित देश हो जाते, परंतु हमारे देश की GDP जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से जनसंख्या भी बढ़ रही है और दोनों के साथ साथ बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय पे ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है दूसरे देश की तुलना में। जैसे मान के चलो हमारे देश की GDP 10 है और जनसंख्या भी 10 है, तो सब में 1 रुपये के बराबर प्रति व्यक्ति आय आ रहा है। अगले साल क्या हुआ कि हमारी जो GDP बढ़ के 20 हो गई और साथ में जनसंख्या 20 हो गई। अब देखो GDP हमने डबल कर दी, समझ लो कितना इंप्रूवमेंट करा है हमने, मेहनत करके GDP डबल कर दी है, परंतु उसका क्या फ़ायदा हुआ? जनसंख्या भी उसी हिसाब से डबल हो गई, तो फिर भी हमारी GDP एक ही तो रही। इसीलिए अगर हमें प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो हमारी जो GDP का रेट है वो जनसंख्या के रेट से ज़्यादा होगा, तभी GDP जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमारी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस किताब के लैंग्वेज क्या लिखा है। इसमें लिखा है पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी क्योंकि स्वतंत्रता के समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 230 रुपये प्रति वर्ष थी। एक व्यक्ति की 230 रुपये एक वर्ष में, जो केवल 5% यानी कि 0.5% ही वृद्धि हो रही थी। परंतु उसके बाद हमने इसमें वृद्धि करनी शुरू कर दी और पहली पंचवर्षीय योजना में ही
वो 2.7% हो गई थी। और जैसे जैसे पंचवर्षीय योजना बढ़ती चली गई, हमारी जीडीपी भी बढ़ती चली गई और जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि। सबसे बड़ी विशेषता थी बचत तथा निवेश की दर में वृद्धि। बिल्कुल सही, हमने पंचवर्षीय योजना में लोगों को बचत तथा निवेश पे जोर डाला था। आपको पता है बचत तथा निवेश उस देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि की एक तरह की मापदंड होता है। जहाँ पे लोग ज़्यादा निवेश करते हैं और बचत करते हैं, वो देश ज़्यादा विकसित होता है। पर हमारे देश में आज़ादी के समय यानी कि स्वतंत्रता के समय इतना पैसा था नहीं। मीनिंग आर दैट हमारे देश की जनता थी वो बेरोजगार थी, भुखमरी थी, बहुत ज़्यादा थी, तो पैसा था नहीं। पर जैसे जैसे पंचवर्षीय योजना बढ़ती चली गई, रोजगार के अवसर बढ़ गए, कृषि जो था उसका विकास होने लगा था, मतलब हरित क्रांति वगैरह आई थी, उसके कारण लोगों की इनकम में वृद्धि हुई। और जब इनकम में वृद्धि हुई तो हमने उसको बचत के लिए प्रोत्साहित करा और कहा कि आप निवेश करिए। बचत बढ़ाने के लिए हमने क्या करा कि जो उसकी ब्याज दर थी उसको बढ़ा दिया, और निवेश को बढ़ाने के लिए हमने उनको आर्थिक सहायता देनी शुरू करी। आर्थिक सहायता मतलब जैसे हमने कहा आप निवेश करोगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, या निवेश करोगे आपको ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा। तो हमने बहुत सारी सुविधा उनको देनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो क्या लिखा किताब के अंदर पढ़ लेते हैं कि बचत तथा निवेश में वृद्धि के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना में हमने बचत और निवेश पे ज़्यादा जोर दिया, जिसमें कि आर्थिक विकास में योगदान हो सके। बिल्कुल सही, आर्थिक विकास में योगदान होगा। हमने बचत करने वालों को अधिक ब्याज की दर दी और निवेश करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। बिल्कुल सही, पंचवर्षीय योजना के बाद हमने सबसे ज़्यादा कृषि को तकनीकी और संस्थागत विकास किया था। आज़ादी से पहले हमारे देश में जो कृषि होती थी वो सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि होती थी, पिछड़ी हुई कृषि थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आधुनिकीकरण उसमें नाम मात्र का नहीं था, ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे ही रह रहे थे। पर जैसे ही देश आज़ाद हुआ और हमने देखा कि कृषि में एक सुधार हो सकता है, तो हमने उसमें सुधार करना शुरू करा। उसमें हरित क्रांति लेके आए। हरित क्रांति तो आपको पता है ना, हरित क्रांति से पहले हमें अपना पेट भरने के लिए बाहर से लोग जो सामान वगैरह भी आयात करना पड़ता था, परंतु हरित क्रांति के बाद न केवल हम अपने पूरे देश को आत्मनिर्भर है, बल्कि विदेशों में भी हम अपने सामानों को बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे देश के अंदर कृषि की दो तरह की जो विकास हुआ था, एक तकनीकी और एक संस्थागत। अब संस्थागत का मतलब क्या है कि आपको पता है संस्था का मतलब है कि हम उधार लेते थे, कि जो किसान होते थे उधार लेते थे साहूकार वगैरह से, बीज है या फिर जैसे खाद वगैरह है, ज़मीन वगैरह है, जो छोटे छोटे खेतों में बैठे हुए थे, ऐसी चीज़ों को सुधार करना संस्थागत सुधार था। कि लोन प्रोवाइड कर दो, अच्छी बीज प्रोवाइड कर दो, छोटी छोटी खेतों को चकबंदी लगा दो, ये संस्थागत विकास था। और तकनीकी विकास कौन सा था? तकनीकी तो आपको पता है कि तकनीक का मतलब है हमने नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, लाइक ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, नलकूप है, HYC बीज हैं, रासायनिक खाद है, ये सारे हमारी तकनीकी परिवर्तन के कारण ही हो पाया है। हम ओवरऑल कहें तो हरित क्रांति के बाद हमारे देश की जो कृषि पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसमें दो सुधार हमने बोले थे, एक तो बेटा संस्थागत और एक बेटा कौन सा? तकनीकी। तो पढ़ लेते इसमें क्या है कि योजना के बाद कृषि में संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन निम्न प्रकार से आया। जैसे पहले कृषि की बात कर लेते हैं। कृषि में सुधार कैसा आया बेटा? कृषि में सुधार आया कि राज्य और भूमि जोतने वालों के बीच में मध्यस्थता उन्मूलन कर दिया। मतलब ये कि पहले जो था राज्य और जो भूमि जोतने वाले थे ना, उनके बीच में बहुत सारे मध्यस्थ थे, बिचौले वगैरह, उनको हटा दिया गया ताकि वो आराम से कृषि कर सके। और लगान जो थे उसको नियमित कर दिया। नियमित मतलब अब फिक्स कर दिया भाई ये चीज़ है, ये आपका टैक्स फ्री है। वैसे तो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो उस पर टैक्स फ्री है, पर कुछ कुछ कामों में अगर थोड़ा बहुत टैक्स लगता तो नियमित कर दिया कि आप इतना ही देंगे, उससे फालतू नहीं देंगे। भूमि जोतने की जो उच्च सीमा थी वो निर्धारित कर दी। मतलब आप भूमि को इस तरीके से उस सीमा तक ही पैदावार कर सकते हो। क्या होता था पहले वो 2 बार खेती करते थे खाली, कि एक रबी फसलें, खरीफ फसलें। पर हरित क्रांति के बाद हम 3 से 4 खेती कर लेते हैं और बीच में कई बार हम सब्जी वगैरह भी उगा लेते हैं। ठीक है। और जोतों की चकबंदी। अब ये जोतों की चकबंदी क्या है?
आपको मैंने बताया था छोटे छोटे खेत थे हमारे पास, खंडित खेत जिसे कहते हैं, एक खेत नदी के इस पार है, एक खेत नदी के उस पार है, एक खेत हमारा कहीं दूसरे गांव में है, तो उससे हम पैदावार ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो सरकार ने उन सब खेतों को जो अलग अलग थे उनको एक कर दिया, उठा कर नहीं, मतलब ये कह दे कि आपके सब कुल मिला के कितनी ज़मीन है, वे इतनी ज़मीन है, तो आप इस जगह ले लीजिए, आप इस जगह ले लीजिए, तो उन छोटी छोटी खेतों का एक चकबंदी कर दी। ठीक है, अब उसका दूसरा जो पॉइंट था वो है प्रौद्योगिकी में सुधार, मतलब जो उद्योग वगैरह थे उसमें भी सुधार किया गया, जिससे कि कृषि को अच्छा फ़ायदा मिला। उन्होंने अच्छी उपज वाले बीज को बनाया, अच्छी उपज वाले बीज, HYC जो भी बीज बोला था, अच्छी खाद है, रासायनिक है, कीटनाशक है, वो सारे प्रौद्योगिकी सुधार के अंदर आते हैं, जिससे कि हम खदान में आत्मनिर्भर बन सके। मतलब ये कि जहाँ पहले हम खेती बाड़ी से सिर्फ जीवन निर्वाह करते थे, आज हम उसका व्यापारीकरण भी कर लेते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है उद्योगों का विकास और विविधीकरण, मतलब उद्योगों का विकास किया गया और उसे तरह तरह से नए नए तरीकों में बदला गया कि उद्योगों, ये भी उद्योग हो सकता है, ये भी उद्योग हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है पंचवर्षीय योजना के बाद ही शुरू हुए थे। पंचवर्षीय योजना के बाद हमने क्या करा, जो उपभोक्ता वस्तु है या जो हमारा बेसिक आधार है उस पर भी सुधार किया गया था। आज की डेट में उपभोक्ता वस्तु हम बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है। पहले हम जहां उपभोक्ता वस्तु को विदेशों से आयात करते थे, आज हम निर्यात भी कर रहे हैं। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, तो आज IT सेक्टर को विश्व में, जो भारत का IT सेक्टर है उसका नाम है, उसे खिलाड़ी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी तकनीकी जो थी वो पंचवर्षीय योजना के बाद ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किताब में क्या लिखा है कि उद्योगों का विकास और उसका विविधीकरण, ये क्या बवाल थी, ये क्या परेशानी थी, पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग, आधारभूत मतलब जो खाने पीने खाद्य पदार्थ की थी उनको, और पूंजीगत उद्योग मतलब जहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है, भारी उद्योग, उसका बहुत अधिक विकास हुआ। आज की डेट में बात करें तो आज उपभोक्ता वस्तु उद्योग के क्षेत्र में देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। जो उपभोक्ता वस्तु होती है, जो यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं हो रही है, जो हम उपभोग वस्तु करते हैं लाइक द TV, फ्रिज वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो जितनी भी है उस पर आत्मनिर्भर हो चुका है। और उसके अलावा हमारा देश जो है, जो IT सेक्टर की बात करें उसमें भी आत्मनिर्भर है। और आज की डेट में भारत जो है वो वर्ल्ड का, मतलब संसार के 10वें पायदान पर है औद्योगिकरण के अर्थव्यवस्था पे। मतलब आज भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड के 10वें नंबर पे है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जो विशेषता है, यानी कि जो हमने आधार करा था, वह है आर्थिक आधारिक संरचना। अब आर्थिक आधारिक संरचना का मतलब क्या है कि जो हमारे देश को आर्थिक आधार मतलब प्रदान करती है। किसी भी देश के अंदर अगर किसी को डेवलप करना है तो उसको ऊर्जा की सबसे ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा मतलब बिजली, पेट्रोल और कोयला वगैरह। उसके बाद उसमें यातायात, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सारी सुविधा को अगर मिला दिया जाए तो वो उस देश की आर्थिक लाइफलाइन होती है, हम ये कह सकते हैं। तो हमने पंचवर्षीय योजना में इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिससे कि यातायात सुलभ हो जाए, सिंचाई के साधन जो है वो डेवलप हो जाए। पहले हम सिर्फ बरसात पर निर्भर करते थे, अब हम नलकूप और मतलब ट्यूबवेल वगैरह पर निर्भर करते हैं। बिजली का उत्पादन भी बढ़ा, भाई मैं ये नहीं कहना बहुत ज़्यादा बढ़ा, पर आज़ादी के समय के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे इसमें लिखा है आज़ादी के समय 2300 मेगावाट की बिजली की खपत होती थी, जो कि आज जो है 3,30,861 मेगावाट बिजली भारतवर्ष में बनती है। ये इतनी नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या है, बट अगर आज़ादी के समय की तुलना करें तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसके अलावा बैंकिंग प्रणाली हमारी बहुत सुलभ हो चुकी है, बीमा प्रणाली बहुत सुलभ हो चुकी है। ये सिर्फ पंचवर्षीय योजना के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लेते। आर्थिक आधारिक संरचना में हमने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यातायात, सिंचाई के साधन की सुविधा, बिजली के उत्पादन की क्षमता, बैंकिंग, बीमा की सुविधा आदि संरचना पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और अगर हम इसकी पहली बात करें कि अगर आज की बात करें तो भारतीय जो रेल है वो विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। मतलब हमारे देश की जो भारत की रेल पैटर्न है वो सब विश्व का सबसे बड़ा रेल पैटर्न है, मतलब लाइन है।
और दूसरे की बात करें तो इसमें जो आईटी सेक्टर है वो भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर विश्व स्तरीय खिलाड़ी सामाजिक आधारित संरचना, मतलब समाज का क्या सुधार हुआ, समाज में कोई डेवलपमेंट आया कि नहीं आया, उसको हम इस वाले पॉइंट पर पढ़ते हैं। यस, हमने सामाजिक सुरक्षा पर भी या समाज को आधार देने की जो संरचना थी उस पर भी जोर दिया था। सामाजिक संरचना का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य। अब शिक्षा पे भी, क्योंकि आज़ादी के समय आपको पता है ना तो हमारी शिक्षा संबंधी कोई सुविधा थी, सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे और लड़कियों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, सिर्फ 7% लड़कियाँ थी जो पढ़ पा रही थी। तो हमने आज़ादी के बाद शिक्षा पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया और जो स्वास्थ्य था, उस स्वास्थ्य सुविधा थी उसको भी बहुत महत्व दिया। और स्वास्थ्य सुविधा कैसे, मतलब जहाँ हमारी मृत्यु दर, जन्म दर स्वतंत्रता में बहुत हाई थी, अब बहुत कम हो चुकी है। और वहाँ जो जीवन प्रत्याशा थी 32 वर्ष, जो आज बढ़कर 69 के आसपास हो चुकी है। समझ रहे आपको? तो ये चीज़ें को जो थी वो भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने रखा था। ठीक है, इसमें लिखा है सामाजिक आधारित संरचना। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिसके कारण आज जो भारत के अंदर मृत्यु दर और औसत जीवन प्रत्याशा में बदलाव आया है। कैसा आया? देखो, मृत्यु दर जो थी, जो 1951 में 27 प्रति हज़ार थी, मतलब जहाँ पे 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 27 लोग जो मर जाते थे उसके अंदर एक साल के अंदर का। और दूसरा, आज की डेट में बात करें तो 67% है, ओनली पर 67 हज़ार में से 6.7 जो है वही मृत्यु दर है। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1951 पे एक औसत प्रत्याशा 32 साल थी, जो 2015 में 68.3 यानी कि 69 ईयर के आसपास हो गई है। ठीक है ना? तो इस पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पर भाई साहब, पंचवर्षीय योजना के लागू करने के बाद हमारे देश में रोजगार की बढ़ोतरी बहुत हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। आपको कहोगे सर बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई साहब एक बात बताओ, रोजगार की दर जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे ज़्यादा दर जनसंख्या की बढ़ रही है। मतलब जितने रोजगार के अवसर नहीं आते उससे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हर साल बढ़ जाती है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ी थी? बिल्कुल भाई साहब, रोजगार जो है बढ़ा था हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना रखी गई थी, उसमें करीबन 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था और ये बढ़ते चले गए थे, 50 से 1 लाख 1.5 लाख करीबन ये बढ़ते चले गए थे। अब पॉइंट आ रहा है कि रोजगार के साथ जो था, मतलब 50 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो भाई साहब 50 लाख ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय भी 75 लाख के आसपास लोग बेरोजगार रह रहे थे, क्योंकि काम के अवसर कम थे और जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। हमें उसी समय जनसंख्या पर रोक लगा देते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती कि देश में बेरोजगारी ज़्यादा होती। बट उसको छोड़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं कि हाँ पंचवर्षीय योजना में रोजगार पे भी ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो यहाँ लिखा हुआ है रोजगार। अब रोजगार के अंतर्गत हमें क्या है कि योजना की अवधि में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए। सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे रोजगार को बढ़ाने के लिए। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कई रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसके कारण क्या हुआ कि 11वीं जो योजना थी उसमें बेरोजगारी दर जो था वो सिर्फ 5.6% रह गई थी, जबकि हम बात करें 2004-05 में ये कितनी थी? 8.3% थी। हाँ, बेरोजगारी तो कम हुई थी, परंतु अभी मैं बोल रहा हूँ कि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है और रोजगार के अवसर कम हैं, इसलिए बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अदरवाइज हमारे देश में रोजगार के बहुत अच्छे साधन पॉइंट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। आपको पता है आज़ादी के समय हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो एक तरीके से सिर्फ ब्रिटेन और भारत के बीच में था, जहाँ ब्रिटेन कच्चा माल लेके जाता था और तैयार माल भारत में बेचता था। तो उस समय हमारी हालत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर पंचवर्षीय योजना के बाद हमारी हालत जो है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी थोड़ी सी इज्जत बन गई थी, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और मूल्य में विशेष वृद्धि हुई थी। मतलब परिणाम भी अच्छा था और मूल्य भी बहुत अच्छे थे।
जैसे नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जहां स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार मूल्य 792 करोड़ था। ओनली कितना था बेटा? 792 करोड़। ये 792 करोड़ में आयात भी और निर्यात भी दोनों शामिल थे। ठीक है बेटा। जो आज 17-18 में 4,96,557 करोड़ हो गया। मतलब समझ लो 4,96,557 करोड़ रुपए का हो गया। और ध्यान रखो बेटा, इसके अंदर दोनों ही शामिल है, आयात और निर्यात। 792 से 4,96,557 होना, आप समझ सकते हो ना कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारी कितनी वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है। और दूसरा, जहां पहले हम आयात ज़्यादा और निर्यात कम करते थे, अब ये धीरे धीरे उल्टा होता जा रहा है। मतलब अब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात जो है वो कम करते हैं, क्योंकि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ चलता जा रहा है। और तीसरा पॉइंट है बेटा इसके अंदर, आज हम विश्व में इंजीनियरिंग वस्तु है उसका निर्यात कर रहे हैं, और भारत एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा है। ठीक है बेटा। भारत जो है वो एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा है। ये इसका 9वां पॉइंट था। और बेटा ये इस वीडियो में इतना ही। अगर हम इसको विफलता में पढ़ते तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। देखो बेटा, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इसके बारे में आपकी क्या विचार विमर्श है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे क्या कहते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैंने आपको फ़ोन नंबर दे रखा है, वहाँ जाकर आप अपनी इकोनॉमिक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, मैं जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा। और आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड का शेयर करना। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन में दबा देना, ताकि हम जब भी आपको इकोनॉमिक्स संबंधी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपकी योजना है उसकी विफलता है। जब तक के लिए बाय सब।